आज हम एमए उत्तरार्ध के आर्थिक इतिहास के प्रश्न पत्र में आर्थिक इतिहास के मुद्दे और समस्याओं का अध्ययन करेंगे। पूर्व में भी हम विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। किसी भी शोध कार्य को आर्थिक इतिहास की परिधि में रखने का निर्णय करने से पहले अर्थशास्त्र 3 बुनियादी सवालों से जुड़ा होता है। क्या उत्पन्न किया जाए, कैसे उत्पन्न किया जाए और किनके लिए उत्पन्न किया जाए। ये बिल्कुल सरल लगने वाले प्रश्न अनेक प्रश्नों को जन्म देते हैं। ये प्रश्न कीमतों के निर्धारण, संसाधन के आवंटन, मांग की स्थिति, आय वितरण ढांचे, रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवस्था, आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाओं आदि से जुड़े होते हैं। आर्थिक इतिहासकार किसी सामान्य इतिहासकार से इस दृष्टि से भी अलग होता है कि वह सैद्धांतिक अर्थशास्त्र से संबंधित अपने प्रशिक्षण के कारण परिकल्पनाओं, उपकरणों, विश्लेषणात्मक कोटियों और अन्य श्रेणी की तर्क पद्धति का प्रयोग करता है। इस प्रशिक्षण से आर्थिक इतिहासकार अध्ययन की विषय वस्तु से संबंध तथ्यों, परिस्थितियों और संस्थानों के चयन, संयोजन और मूल्यांकन के लिए सैद्धांतिक कसौटियाँ प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में आर्थिक इतिहासकारी के कार्य बहुत कुछ आसान बना दिए हैं। अब उसे माइक्रोफिल्म, जेरॉक्स के बढ़कर कंप्यूटर की सुविधाएं भी प्राप्त होती है। आर्थिक इतिहासकार का हर शोधकर्ता सांख्यिकी और विवरणात्मक दोनों प्रकार के आंकड़े एकत्र करता और अध्ययन की जाने वाली घटना क्रिया का अन्वेषण और विश्लेषण करता है। इसीलिए उसे दस्तावेजी स्रोतों को पहचानना और एकत्र करना तथा उनकी विश्वसनीयता को सही परखना होता है। कहना न होगा कि इन कार्यों के लिए कठिन परिश्रम के अतिरिक्त निश्चील विवेक क्षमताओं की अपेक्षा लगती है और उसमें काफ़ी समय भी लगाना होता है। आए दिन आर्थिक इतिहास के शोधकर्ता को यह देखकर निराशा हो सकती है कि उसके द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को तैयार ही नहीं किया जाता। जैसे जिन भागों में चिरस्थायी प्रबंध वहाँ सरकार ने भू राजस्व के अनेक पहलुओं से संबंध अभिलेख 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक से पहले ही तैयार नहीं करवाए। उस जमाने में काश्तकारी संबंधी अधिकांश करार ज़बानी होते थे और उनको प्रमाणित करने वाले अभिलेख कभी बनाए ही नहीं गए। संसार में हर जगह दस्तावेज और अभिलेखों को सजोकर रखने की एक जैसी परंपरा भी नहीं रही। अनेक बहुमूल्य अभिलेख इसलिए नष्ट हो गए कि सम्मत लोगों ने उसके परिरक्षण की आवश्यकता ही नहीं समझी। इसके अलावा कई बार आग, भूकंप, बाढ़, चोरी आदि के कारण भी अभिलेखों के नष्ट हो जाने का खतरा बना रहा। हर आर्थिक इतिहासकार सूचनाओं के प्राथमिक तथा सहायक स्रोतों के बीच अंतर करे। कहना न होगा कि प्राथमिक स्रोत अधिक विश्वसनीय होते हैं। इसी प्रकार आधिकारिक दस्तावेज और प्रकाशनों तथा निजी कागजातों में फ़र्क करने की भी आवश्यकता होती है। सरकारी दस्तावेजों में कहीं कहीं पर झूठ का बोलबाला भी रहता है। अतः एक आर्थिक इतिहासकार के लिए यह
अति आवश्यक हो जाता है कि प्राप्त जो स्रोत हैं उनका सही चयन कर इतिहास का अध्ययन कर सके। आर्थिक इतिहास में गणितीय अर्थशास्त्र और अर्थमिति के बड़े विशेषज्ञ भी कहने लगे हैं कि अर्थशास्त्र की आवश्यकता से अधिक गणितीयकरण हो चुका है। परिणाम स्वरूप अर्थशास्त्र ने अपना संपूर्ण संतुलन बोध खो दिया है। पाठ्यक्रम में अब पर्याप्त आर्थिक इतिहास शामिल करना वक्त की बहुत बड़ी महती आवश्यकता है। परिमाणात्मक विधियों और राष्ट्रीय आर्थिक लेखे के निर्माण में प्रकृति के फलस्वरूप नया आर्थिक इतिहास अस्तित्व में आया है। दिसंबर 1960 में आर्थिक इतिहास में परिमाणात्मक विधियों के प्रयोग के विषय में एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया। पहली उन प्रश्नों पर विचार करने की प्राथमिकता दी जाए जिनमें परिमाणात्मक विधियां काम में लाई जा सके। दूसरी, उन प्रश्नों के अनुकूल मॉडल तैयार किए जाएं। तीसरी, गुणात्मक साक्ष्यों के साथ परिमाणात्मक साक्ष्यों पर जोर दिया जाए। और चौथी, मॉडल को वास्तविक जगत के साक्ष्यों के आधार पर रखा जाए। इस प्रकार भारतीय इतिहास में आर्थिक इतिहास जो अब पहले की तुलना में ज़्यादा महत्व दिया जाना समाचीन होगा, उसकी एक नई कड़ी शामिल होगी और विगत जो कार्यकलाप हैं उनमें विभेदीकरण का जो अभाव रहा है, जिससे जनसंख्या विशेषज्ञों और आर्थिक इतिहासकारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसमें भी कमी आएगी। यह एक मूर्त उदाहरण के रूप में स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में आश्रित जनसंख्या का अर्थ हमेशा एक सा नहीं रहा। इसी प्रकार जमींदार जैसे एक सरल लगने वाले शब्द ने भूमि संबंधों का अध्ययन करने वाले आर्थिक इतिहासकारों के लिए कम कठिनाइयाँ पैदा नहीं की। पूर्वी भारत में इसका अर्थ वही अन्य भागों में कभी नहीं रहा। इस कारण सारे देश में पटवारी पद एक समान महत्वपूर्ण नहीं है। अर्थात आने वाले समय में आर्थिक इतिहास की आवश्यकता को देखते हुए हमें एक नए पथ की ओर चलना होगा।